हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड टैली में। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड टैली। आज हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं बैंकिंग से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए मैं डाल चुका हूँ, लिंक दे करके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा यानी कि जो मुद्रा का प्रयोग हम जो है वस्तु के विनिमय करने के लिए कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी। आंसर है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों की मान एवं मूल्यों के संचय के साधन के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती एवं जिस राष्ट्र के संरक्षण एवं मान्यता प्राप्त होती है। राज्य के संरक्षण का मतलब होता है सरकार के द्वारा जिसका पूरा का पूरा जो है वैध घोषित किया जाता है एवं सामान्य लोगों के द्वारा भी उसको क्रय विक्रय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसी वस्तु को हम मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों समझ लीजिएगा, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है। ये रॉ बीच में काट दीजिए तो ये बन जाएगा रुपए। रुपए का निशान होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मुद्रा से क्या आशा है। वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं, यानी कि रियल मनी। व्हाट इज रियल मनी। वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो किसी व्यक्ति के विनिमय के माध्यम या भुगतान के आधार पर मान्य होती है। यानी कि रियल मनी क्या होता है, जो वास्तव में उस देश में चलन में होता है या फिर उस देश के लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है और देश की सरकार के द्वारा उसे मान्यता प्रदान किया जाता है चलन के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में, उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत में वास्तविक मुद्रा क्या है, रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की प्राथमिक कार्य क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा। भारत के प्राथमिक कार्य क्या है, सॉरी मुद्रा की प्राथमिक कार्य क्या है। प्राथमिक यानी कि मुख्य कार्य। तो मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य होते हैं, एक होता है विनिमय का माध्यम, दूसरा होता है मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम मतलब वस्तु को क्रय विक्रय करने में लिए, और मूल्य का मापक का मतलब होता है वस्तु के मूल्य के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की चलन गति से अब क्या। चलन गति क्या होता है। चलन गति का मतलब होता है एक निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई औसतन जितनी बार भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे मुद्रा की चलन गति कहते हैं। मतलब एक पैसा होता है 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट मार्केट में किसी वस्तु को खरीदने के लिए कितनी बार यूज होता है, इसका कितनी बार इंटरचेंज होता है, उसे हम उस वस्तु का चलन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता जाल से क्या आशय। वैसे ही क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए तरलता जाल के बारे में। तो कि तरलता जाल क्या होता है। एक सीमा के पश्चात ब्याज की दर को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे निश्चित दर पर धनी व्यक्ति धन को ऋण पत्रों में ना रखकर नकद रुपये रखना अधिक पसंद करते हैं। यह अवस्था तरलता जाल की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था के बाद ब्याज का दर गिरना बंद हो जाता है। यानी कि जो ब्याज की दर होता है, ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है, वो ब्याज दर को कम से कम नहीं किया जा सकता। यानी कि बहुत कम भी नहीं कर सकते, उस पर एक लिमिट मात्रा में ब्याज होना चाहिए। क्यों, अगर कम से कम ब्याज होगा तो कुछ लोग सोचेंगे यार इतना कम ब्याज हो रहा है तो उससे अच्छा घर में ही पैसा रख लो, कहाँ कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना, डूब जाएगा। यानी कि जब लाभ की आशा लोगों की कम हो जाएगी, ऐसे में वो लोग उसको जो है ऋण पत्र के रूप में नहीं रखेंगे, बॉन्ड के रूप में रखेंगे, कैश के रूप में रख लेंगे। तो ये जो दुविधा होती है इसी को हम तरलता जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, M1 मुद्रा का एक प्रकार है। मुद्रा सप्लाई इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुद्रा पूर्ति का प्रकार है। M1 में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो अब पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। M1 में दो चीजें शामिल होती हैं, जनता के पास ऋण पत्र एवं सिक्के, जिसको सिक्के नाम से लिखा जाता है, जनता की बैंकों में मांग जमाएं, जो कि DD के रूप में लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर M1 का फॉर्मूला हो गया M1 = C+D। दूसरा क्वेश्चन है, M2 में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। M2 में भी दो शामिल होता है। M2 में M1 पूरा शामिल होता है, यानी कि C+D भी जनता की जो पत्र मुद्रा एवं सिक्के या जनता की बैंकों में जो पैसा जमा होता है उन दोनों को शामिल करते हैं। प्लस तीसरी चीज शामिल करते हैं डाक बचत बैंकों में बचत जमाएं। लोग जो डाक बैंकों में पैसा जमा करते हैं एज ए सेविंग अकाउंट के रूप में, उसको शामिल करते हैं। दैट मीन्स M2 = M1 + SD। M3 में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। M3 में शामिल किया था M1, वही सेम M1 में क्या क्या आता है, C और DD।
तो सी और डी दो शामिल होता है, साथ ही सदस्य शामिल होता है। सभी व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंकों में शुद्ध सावधि जितना भी फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी होता है, वो सभी प्लस जो पत्र मुद्राएं होती हैं और बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं उनको शामिल करते हैं। दैट मीन्स M3 इक्वल टू M1 प्लस TD। नेक्स्ट है M4 में क्या क्या सम्मिलित होता है। M4 मनी सप्लाई का नेक्स्ट M4 में M3 यानी कि M1 और TD के साथ ही साथ डाकघर बचत संगठनों की कुल जमाएं, जो भी डाकघर बचत संगठन होते हैं उनका जितने भी कुल जमा होता है, कुल डिपॉजिट होता है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। दैट मीन्स फार्मूला बन जाता है M4 इक्वल टू M3 प्लस TDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक किसे कहते हैं। बैंक से आप क्या समझते हैं। बैंक वह व्यक्ति या संस्था है जो मुद्रा या साख में व्यवसाय करती है, जहां जमा धन का संरक्षण और निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने की व्यवस्था की जाती है। यानी कि बैंक क्या होता है। वास्तव में बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पर हम धन को जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, या आवश्यकता करने पर वहां से हम जो है पैसा निकाल लेते हैं या ऋण की सुविधा प्राप्त करते हैं। ठीक है। बैंक कई प्रकार के हो सकते हैं। व्यावसायिक बैंक हो सकता है, सरकारी बैंक हो सकता है। ठीक है। बैंक जो है नॉर्मल जो है वित्तीय प्रकार की बैंक हो सकती हैं, ये फिर माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक होती है। बैंक के कई प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिविकर्ष से क्या आशय। अधिविकर्ष किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब बैंक अपने ग्राहक को उसकी जमा से अधिक मात्रा रुपए निकालने की अनुमति देते हैं तो उसे अधिविकर्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 1000 रुपये जमा है, आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, यानी कि एक ऐसी स्थिति आपके बैंक में 1000 रुपये है लेकिन आप वहाँ से जो है 5000 रुपये निकाल सकते हैं, तो 4000 रुपये आपने क्या निकाला, ज़्यादा निकाला। तो इस स्थिति को हमको जो है अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि अपने पैसे बैंक में जितना जमा है उससे ज़्यादा पैसा निकालना ओवरड्राफ्ट कहलाता है। भारत में न्यूनतम कोष पद्धति को कब अपनाएगा। न्यूनतम कोष का मतलब मिनिमम फंड मेथड जो होता है बैंक को कब अपनाया गया। ये अपनाया गया 6 अक्टूबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं। मौद्रिक नीति जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश में ब्याज की दरों को नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है। मतलब एक ऐसी पॉलिसी होती है जहां पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक या भी उस देश का जो वित्तीय नियमन संगठन होता है, जैसे भारत में RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस देश के ब्याज के माध्यम से जो पैसों पर ब्याज लगता है, ब्याज दर के माध्यम से जो मुद्रा स्फीति होता है, मुद्रा अपस्फीति होता है, उस पर नियंत्रण करता है। तो ऐसी नीति को हम मौद्रिक कहते हैं। जैसे भारत में हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, जिसमें रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, SLR, ये सब कुछ जो है डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है बैंक दर किसे कहते हैं। बैंक दर से आशय उस न्यूनतम दर से है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक संबद्ध बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तैयार होता है। यूं सिंपल लैंग्वेज समझिए, बैंक दर ऐसा दर होता है जिस दर पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में RBI, उस देश के जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं एज ए सिक्योरिटी। ठीक है ना। तो उस रेट को हम जो है बैंक रेट कहते हैं। नगद कोष अनुपात क्या किसे कहते हैं। नगद कोष अनुपात कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व शॉर्टकट बोलते हैं CRR किसे कहते हैं। CRR प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग एवं और जमाओं का निश्चित प्रतिशत नगद कोष रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य होता है। इसे ही नगद कोष अनुपात CRR कहते हैं। प्रत्येक बैंक को RBI के द्वारा ये अनिवार्य रूप कर दिया गया है कि प्रत्येक बैंक अपनी जो कुल ट्रेडिंग जमाएं होती हैं, कुल डिपॉजिट्स होती है, उसका एक निश्चित भाग जो RBI के द्वारा तय किया जाता है, RBI में एज ए कैश रूप में, नोटों के रूप में रखना पड़ता है, उसे हम नगद कोष अनुपात कहते हैं। दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या अर्थ होता है। क्या होता है दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात एक व्यक्ति को ऐसे दूसरे व्यक्ति की तलाश रहती है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसकी इच्छित वस्तु को दे दे। इसे ये क्वेश्चन पूछा गया है
कई बार यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी, उत्तराखंड बोर्ड में भी या सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए दोहरा सहयोग क्या होता है। एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर दो लोग होते हैं, दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु होते हैं, साथ ही साथ दोनों उस वस्तुओं को जो है एक दूसरे से बदलने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति को दोहरे संयोग की आवश्यकता की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, पता होना चाहिए आपको। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो आंसर है, भारत में नोटों का निर्गमन देश का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ सिक्के जो होते हैं और 1 रुपए का जो नोट होता है उसे भारत की सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। थैंक यू।